वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ इन्वेंट्रीज का सेशन। बेटा, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस 10 to 12 क्वेश्चंस ऑफ इन्वेंट्री, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली आपके सारे पॉइंट्स जो पेपर में पूछे जा सकते हैं वो कवर हो जाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ प्रैक्टिकल सेशन। इसके अंदर मैं थ्योरी वाला पार्ट जो है वो डिस्कस करके नहीं चलने वाला हूँ। आई विल जस्ट गिव यू रिकॉल कि ठीक है हमने बच्चों को पढ़ा क्या हुआ था। ऑन दैट बेसिस बेटा वी विल बी कवरिंग दिस। चलिए बेटा, स्क्रीन के ऊपर सारे बच्चे ध्यान देंगे। एंड दिस इज द क्वेश्चन बैंक बेटा, जो मैंने आप लोगों को दे रखा है ऑलरेडी। 32 क्वेश्चन आर देयर इन टोटल। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। वेन एवर वी विल फाइंड एनी न्यू क्वेश्चन वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, एंड दिस फाइल इज विद सॉल्यूशन विच विल बी अपलोडेड ऑन योर एप्लीकेशन सो आफ्टर द सेशन। सबसे पहले कैटेगरी वन के ऊपर आ जाओ, पास पेपर एंड आरटीपी क्वेश्चंस। तो पास पेपर और आरटीपी के अंदर बेटा पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो आप कह रहा है कि आपको डिटेल्स गिवन है मटेरियल की विच इज बॉट एंड यूज बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपको कह रहा है वेटेड एवरेज लगाते हुए कि आपको क्या करना था, आपको इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी थी। बेटा वेन एवर यू आर गिविंग डाटा लाइक दिस, इट इज ऑब्वियस कि वो आपसे कौन से वाला मेथड पूछना चाह रहा है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम पूछना चाह रहा है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर सर वी प्रिपेयर अ इन्वेंट्री लेजर या स्टोर लेजर आप बनाते हैं, जिसका फॉर्मेट क्या होता था, सबसे पहले डेट का कॉलम, देन आपका रिसिप्ट्स का कॉलम। रिसिप्ट्स के कॉलम के अंदर आप जानते हैं तीन चीजें आएंगी, क्वांटिटी आएगा, रेट आएगा और अमाउंट आएगा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट आपका कौन सा कॉलम आ जाएगा, इशू का कॉलम, जिसके अंदर भी क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट आ जाएगा। और लास्ट आपका कॉलम कौन सा आएगा, बैलेंस का, जिसके अंदर अगेन आपका क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट आता है। आपका ओपनिंग इन्वेंटरी बैलेंस गिवन था नील, सो वी विल जस्ट सिंपली राइट बैलेंस ऑन दिस डेट और आगे नील दिखा देंगे, दैट्स इट। मटेरियल बॉट है 200 का 60 रुपीज के हिसाब से, तो रिसिप्ट के अंदर क्या होगा, रिसिप्ट के अंदर 260 चला जाएगा, यू विल मल्टीप्लाई, ये आ जाता है 12,000 और यही चीज आपकी बैलेंस के अंदर चली जाएगी। आपने 100 यूनिट इशू करे हैं, तो जो 100 यूनिट इशू करें अब आपका इशू के अंदर जाएगा 100 यूनिट। रेट क्या रहेगा 60, बिकॉज अभी आपके पास एक ही कैटेगरी की इन्वेंट्री है, तो 6,000 आ जाएगा। तो अब आपका बैलेंस कैसे निकलेगा, दो में यहां पर एक ही कैटेगरी थी, इट इज वेरी कन्वीनियंट, आई कैन टेक 160 एंड सिंपली मल्टीप्लाई। अदरवाइज क्योंकि वेटेड एवरेज है तो मैं सीधा वही बताता हूँ। आप क्या करिए, 200 में से आप जरा 100 माइनस कीजिए तो 100 की क्वांटिटी आ गई। 12,000 का बैलेंस था, 12,000 में से आप 6,000 माइनस कर दीजिए, 6,000 की क्वांटिटी आ जाएगी। अब इस रेट को निकालने के लिए आप 6,000 को 100 से डिवाइड करते हो तो रेट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने फिर से मटेरियल खरीदा, इस बार 480 रुपए के हिसाब से, तो रिसिप्ट के अंदर अब आपका 400 आएगा, 80 आएगा, मल्टीप्लाई करते हो बेटा 32,000 आता है। अगर अब आप देखो तो इस ट्रांजेक्शन के बाद आपका बैलेंस कितना बच रहा है, बैलेंस की बात करके चलो तो मेरे पास 200 माइनस 100, 100 प्लस 400, तो 500 क्वांटिटी बच रही है। किस अमाउंट की, 12,000 प्लस 32,000 माइनस 6,000, 6,000 का बैलेंस बचा था इसके बाद, या मैं ऐसा बोलूं 6,000 प्लस 32,000, तो 38,000 की आपके पास क्या बचती है, वैल्यू बच जाती है। नाउ डिवाइड 38,000 बाय 500, तो एवरेज रेट कितना आ गया 76 का, तो क्या रेट आ जाएगा बेटा यहाँ पे 76। देन आपने इशू करे हैं यूज के लिए 200 यूनिट, तो 200 जो आपने इशू करे होंगे वो कौन से रेट पे होंगे, 76 पे। देन आपने 200 यूनिट इशू करे, वो भी किस रेट के ऊपर होंगे, 76 के ऊपर। तो आपका एंड में जो बचेगा वो 100 यूनिट 76 वाले 7600 आपका आ जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। ये एक आपका इजी क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर है, यस। क्या पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या था, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। अ सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सीरीज वन। ठीक है, आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट निकालना था एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड से। बेटा एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड क्या कहता है, सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री, सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसमें से आपको क्या माइनस करके चलना है, उसमें से आपको माइनस करके चलना होता है ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, जो भी रहेगा। अब आपको यहां पर गिवन था ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो नील है, आपने ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख रुपए का सामान खरीदा, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस इज अवेलेबल टू यू एट 2 lakhs। ठीक है, बेटा आप जरा बस सोच के बताइएगा, मेरे को ऑलरेडी सेल्स गिवन है 15 की, यानी सारा सामान तो नहीं बिका है अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री है। लेकिन अगर मैं सारा सामान बेच देता तो टोटल सेल्स कितनी होती, सर 15 लाख की सेल्स मेरी ऑलरेडी है।
अगर मेरा सारा सामान बिक जाता तो टोटल मेरी सेल्स होती 17 लाख। मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ है नहीं, तो जो खरीदा है वही मेरी कॉस्ट है। इस 17 लाख में से अगर मैं 10 लाख माइनस कर दूं तो मेरे पास 7 लाख रुपए जो आ जाएगा वो मेरा ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा या ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। तो ये ग्रॉस मार्जिन है कि अगर मेरे सारे गुड्स बिक जाते हैं। तो अगर मुझे अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है या ग्रॉस मार्जिन रेशियो निकालना है, आई सिंपली डिवाइड 7 लाख डिवाइडेड बाय 17 लैक्स। तो 7 लाख को जरा आप 17 लाख से डिवाइड करिए और 100 से मल्टीप्लाई करिए। तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 17 लाख परसेंटेज निकालेंगे, व्हाट यू विल गेट इज 41.18%। ठीक है, 41.176 आ रहा है, तो मैंने राउंड ऑफ करके 41.18% ले लिया। ठीक है, तो 41.18% इज नो मार्जिन। मेरे को सेलिंग प्राइस पता है क्लोजिंग इन्वेंट्री का, वो 2 लाख है। इसमें से मैं ग्रॉस मार्जिन लेस कर दूं, दैट इज 41.18% ऑफ 2 लैक्स। ठीक है, तो इसका 2 लाख से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाता है 82,300 82,360 आ रहा है बेटा, कुछ राउंड ऑफ करके। ठीक है, एग्जैक्ट वेदर ये आ रहा है। माइनस कीजिए, आपके पास कितनी वैल्यू आ जाती है? 1,17,640 आ जाता है। दिस शुड बी द आंसर, चेक कीजिए। 1,17,640 रुपए। बोलो क्या डिफिकल्ट था क्वेश्चन ये? इजी। No, sir. Yes. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर स्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2024। कह रहा है इन्वेंट्री जो है 1 अप्रैल 23 को कितने की है? 3.5 लाख रुपए की। ड्यूरिंग द ईयर 12 लाख की आपने परचेज करी। सेल्स है 18.5 लाख की। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लाख का। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है 50 का। एडमिनिस्ट्रेशन कितने का? 80 का। कह रहे हैं जिस टाइम पे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करी 20,000 राइट ऑफ करा हुआ था। किस दिन की वैल्यूएशन करी? डेट ध्यान से नहीं देखोगे तो क्वेश्चन में नंबर घटाओ क्या हो गए? फ्री के 31 मार्च 2023, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं इस 3.5 में। A sum of 20,000 was written of a particular item which was originally purchased for 55। कोई इन्वेंट्री रही होगी 55,000 रुपए की, आपने उसको राइट ऑफ करा था 20,000 रुपए से। ठीक है, तो 35,000 जो है बेटा मेरे पास उस इन्वेंट्री की क्या रह गई है? वैल्यू रह गई। 35,000 जो है मेरे पास क्या रह गई है? उस इन्वेंट्री की वैल्यू होगी। यानी इस 3.5 के अंदर 35,000 की एक इन्वेंट्री है, तो बाकी इन्वेंट्री कितने की आ गई? 315 की। यानी इस 3.5 के अंदर कुछ इन्वेंट्री ऐसी है जिसको आपने राइट ऑफ करा हुआ है, तो आई कैन से कि वो नॉर्मल इन्वेंट्री नहीं है। ठीक है, आपने इसको बेच कितने में दिया? 55,000 में आपने इसको बेच दिया। यानी ये जो सेल्स है 18.5 लाख रुपए की, इस 18.5 सॉरी 50 में आपने इसको बेचा। ठीक है, अब ये 18.5 के अंदर 50,000 की जो सेल है वो इस वाली इन्वेंट्री की है, जो आपकी किताबों में आज की डेट में 35 की है। ठीक है, कह रहे हैं अबव मेंशन ट्रांजेक्शन को छोड़ के ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20% ऑन सेल था बाकी सबके ऊपर। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। पहला तरीका क्या था? मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना लूं कॉलमर फॉर्म में एंड आई सॉल्व द क्वेश्चन। दूसरा तरीका क्या है? दैट मैं नॉर्मल वाली को अलग कर दूं। अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट वाले तरीके से चलता हूं, मैं नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, यहां मैं लिखूंगा नॉर्मल आइटम, यहां लिखूंगा एबनॉर्मल आइटम, यहां टोटल। देन नॉर्मल हो गया, एबनॉर्मल हो गया, टोटल हो गया। मेरे पास सबसे पहले आ गया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक टोटल तो देखो सर 3.5 लाख रुपए का है, लेकिन इस 3.5 लाख रुपए में 35,000 वाला ये स्पेशल है, तो इसको अलग किया। बाकी आपका नॉर्मल में आ गया। आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेज करा, 12 लाख रुपए की आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करी। ये 12 लाख की परचेज आपकी बेटा टोटल में चली जाएगी। आपने ड्यूरिंग द ईयर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस करे कितने के? आपने ड्यूरिंग द ईयर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस करे लाख रुपए के, वो आपके नॉर्मल में चले जाएंगे लाख रुपए, और यहां पर भी कितना आ जाएगा? लाख रुपए। अब आपको ड्यूरिंग द ईयर ये पता है कि सेल्स कितने की है। सर टोटल सेल्स 18.5 की है, तो मैंने आउटर कॉलम में जाके 18.5 लाख लिख दिया। लेकिन मुझे पता है कि इस 18.5 में 50 तो वो है जो ये 35,000 बिका है, तो 50,000 किस में आ गया? एबनॉर्मल में। तो नॉर्मल सेल्स कितनी हो गई? 18 लाख। अब मुझे इतना पता है ये जो 35 वाली 50 में बिकी है, इसको छोड़ के बाकी के ऊपर प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स 18 लाख का 20% यानी 3,60,000 रुपए। ठीक है,
और ये 50 और 35 का डिफरेंस हो गया 15,000 पे। यहाँ कितना आ गया 3,75,000। तो मेरे पास यहाँ पर आपका जो डिफरेंस आएगा वो और कुछ नहीं, आपका क्लोजिंग स्टॉक कहला जाएगा। आप टोटल करिए, बताइए जरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है। 3,15,000 प्लस 12 लाख प्लस 1 लाख प्लस 3,60,000 माइनस किया 18 लाख, तो 1,75,000 का बेटा मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। दिस शुड बी द आंसर। 1,75,000 बेटा मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ऑल्टरनेटिव तरीका, आप क्या कीजिए, जो ये ओपनिंग इन्वेंट्री थी 3.5 का, इसमें से एबनॉर्मल वाला हटा दो। एबनॉर्मल वाला कितने का था, 35 का। 35 हटाया तो आपने कहा नॉर्मल इन्वेंट्री कितनी की है, ओपनिंग 315। ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना का खरीदा, 12 लाख का। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने का, लाख रुपए। टोटल कितना आ गया, 16,15,000। अब आप क्या करिए, सीओजीएस जो है बेसिकली, आपने आपने वहां पे सेल्स निकाली, ठीक है। आपके पास बेसिकली ये क्या है, दिस इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। 16,15,000 मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स है विच इज अवेलेबल फॉर सेल। अगर मैं अवेलेबल फॉर सेल में से सीओजीएस लेस कर दूं तो मेरा इन्वेंट्री आ जाएगी। तो मैंने क्या करा, सेल्स में से जीपी माइनस कर दिया। सबसे पहले अब नॉर्मल आइटम हटाई, तो मैंने कहा कि मेरी जो सीओजीएस है दैट इज 1440 ऑफ द नॉर्मल आइटम्स। 16,15 जो है वो नॉर्मल आइटम्स हैं जो अवेलेबल फॉर सेल है। कॉस्ट बेचा कितने का, 1440, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट योर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, तो कितना आ गया, 1,75,000 आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। सो दिस वॉज अदर वे इस क्वेश्चन को करा जा सकता। बताइए बेटा क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है, हो गया या ये सबको क्लियर है, क्वेश्चन आगे बढ़ सकता हूं मैं। यस। Yes. चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो किस चीज के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन द इन्वेंट्री टेकिंग। इन्वेंट्री टेकिंग का बेटा कंसेप्ट होता क्या है, वैसे ये क्वेश्चन आपके स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पास्ट पेपर आरटीक्यू में कई क्वेश्चन है जो आपके स्टडी मैट के ही हैं। तभी मैं कह रहा हूँ बेटा, इफ देर इज समवन, कोई स्टूडेंट ऐसा है उसको ऐसा लग रहा है दैट ही विल नॉट एबल टू मैनेज ऑल द चैप्टर्स और ही विल नॉट एबल टू कवर अ पर्टिकुलर चैप्टर्स, से पास्ट पेपर आरटीपी क्वेश्चंस, ठीक है, तो स्टडी मैट बहुत अच्छे से करके चलिए। और पास्ट पेपर आरटीपी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस करके चलिए। सारे नहीं हो सकते, इट्स ओके, सिलेक्टेड कर लीजिए। जैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, तो डोंट डू लाइक दिस कि इनकम्प्लीट के अंदर तुम सिर्फ स्टडी मैट के क्वेश्चन करो। एटलीस्ट 7-8 क्वेश्चन जो मैं अलग बताऊंगा वो जरूर करके चाहिए। ठीक है, एक ट्रेडर जो है उसने प्रिपेयर करता है अपने अकाउंट 31 मार्च को, कह रहे अनअवॉइडेबल रीजंस के चलते कोई स्टॉक टेकिंग नहीं हो पाई 15 अप्रैल। बेसिकली बेटा फिजिकली स्टॉक काउंट हो रहा है, कह रहे हैं 15 अप्रैल तक काउंटिंग हो नहीं पाई थी, स्टॉक आप निकाल रहे हो 31 मार्च। तो सीधी सी बात है, जब मैंने स्टॉक काउंट किया तो कह रहे हैं उस टाइम पे टोटल कॉस्ट जो है गुड्स की वो 50,000 है। 50,000 के गुड्स आपके पास पड़े हैं। ये 50,000 के जो गुड्स हैं वो कौन सी डेट पे हैं, ये 50,000 के गुड्स जो हैं ये हैं 15 अप्रैल के। मेरे को कौन सी डेट का स्टॉक चाहिए, 31 मार्च का। तो ऑब्वियस ही बात है कि इनकी इन दोनों डेट्स के बीच जो भी ट्रांजेक्शन हुई होंगी, मुझे उसका इफेक्ट लेते हुए मुझे यहां से स्टॉक को यहां तक लेकर आना है कि यहां कितना स्टॉक होगा। अगर ये माइंडसेट क्लियर होता है और आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, आप अपना माइंडसेट क्लियर रखिए कि हो क्या रहा है। आप रट्टाफिकेशन में मत जाओ कि क्या ऐड होगा क्या लेस होगा। विजुअलाइज एंड देन डू द ट्रीटमेंट। 50,000 रुपए का स्टॉक है 15 अप्रैल को, 31 मार्च को स्टॉक जो है वो कितने का हो, ठीक है, मुझे ये चाहिए कितना रहा होगा। 50,000 रुपए का स्टॉक है 15 अप्रैल को, तो 50,000 तो स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा ही बनेगा सर। सर सेल्स जो है वो 41,000 की है, उसमें कैश सेल्स इंक्लूडेड है 10 का। सेल्स रिटर्न गिवन है 1,000 का। परचेज 5,034 है जिसमें कैश परचेज है। 15 मार्च को गुड्स जो है ऑफ द सेल वैल्यू 10,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। 4 हफ्ते का टाइम दिया गया। 40% गुड्स तो कहने 10 अप्रैल तक वापस आ गए, अप्रूविंग द रेस्ट। एंड कस्टमर की बिलिंग करी 16 अप्रैल को। ट्रेडर जो है उसने रिसीव करे हैं गुड्स 8,000 रुपए के फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। 20% कह रहे हैं 31 मार्च तक बिक गया था। 50% कह रहे हैं 15 अप्रैल तक बिक गया था। और कह रहे हैं ये जो सेल्स हैं ये ऊपर वाली सेल्स में इंक्लूडेड नहीं है। कह रहे हैं गुड्स जो हैं वो ट्रेडर किसके ऊपर बेचता है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। बेटा बस मुझे इतना बताइए, ये जो 50,000 है ये कॉस्ट है गुड्स की। अब ड्यूरिंग द ईयर मैंने 41,000 की सेल्स एक करी है लेकिन 1,000 रुपए की सेल्स रिटर्न है। तो अगर मैं आपसे नेट सेल्स पूछूं
तो मेरी नेट सेल्स जो है दैट इज 41,000 एंड माइनस 1,000, तो 40,000 रुपए की बेटा मेरी नेट सेल्स हो गई। करेक्ट? क्या 40,000 की बेटा मेरी नेट सेल्स हो गई? Yes. लेकिन ये तो सेल्स है ना, और ये कॉस्ट है। अब मुझे बस इतना बताइए कि अगर ये स्टॉक मैंने बेचा है 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में, क्या ये स्टॉक मेरे पास रहा होगा ऑन 31 मार्च? 40,000 रुपए का जो मैंने सामान बेचा है, ये तो सेल वैल्यू है, ठीक है? ये 31 मार्च के बाद बिका है ना, तो क्या ये स्टॉक बेटा मेरे पास होगा या नहीं होगा ऑन 31 मार्च? बस इतना बताइए, यस और नो। Yes. Yes, sir. अब 31 मार्च को ये Yes, स्टॉक sir. मेरे पास होगा, लेकिन दिस इज द सेलिंग प्राइस। तो मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए। तो मैं इसमें से प्रॉफिट लेस कर दूं, और आपको बताया हुआ है कि 20% का प्रॉफिट है सेल्स के ऊपर, तो 40,000 में 20% यानी 8,000 रुपए का प्रॉफिट है। 40 में से 8 गया तो बचा कितना? 32। तो क्या 32,000 मुझे ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक मेरे पास 31 मार्च को रहा होगा। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट एक साथ डील कर दिए। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर Yes, टू sir. ऑल? परचेज थी 5,034 की। अब मैंने 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच 5,034 की परचेज करी, तो परचेज तो कॉस्ट भी होता है। अब मुझे बस इतना बताओ, क्या ये स्टॉक मेरे पास 31 मार्च को होगा? No. No, sir. तो Yes, जो sir. परचेज है इस पीरियड की, क्या मुझे उसको लेस कर देना चाहिए 5034 को? Yes, करेक्ट? चलिए, yes, sir. 15 मार्च को आपने क्या करा? 10,000 रुपए के गुड्स, 15 मार्च को 10,000 रुपए के गुड्स आपने भेजे। कैसे? सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब पता है क्या होता है? कि जब तक अप्रूव नहीं होंगे तब तक आप आपको सेल्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। आपने 4 हफ्ते का टाइम दिया, 15 मार्च से 4 हफ्ते निकाल दीजिए, 22 मार्च, 29 मार्च, ठीक है? देन आपका ये आ जाएगा 5 अप्रैल एंड 12 अप्रैल, ठीक है? तो 4 हफ्ते का आपने टाइम दिया कि भाई 4 हफ्ते का टाइम है, तुम अप्रूव कर दो। अब कस्टमर ने क्या किया? आपने जिनको गुड्स दिए उसने 40% गुड्स आपको वापिस कर दिए, ठीक है? अप्रूविंग द रेस्ट। तो बेटा ऑब्वियस ही बात है कि ये जो 10,000 रुपए का स्टॉक है, ठीक है, 10,000 रुपए तो सेल वैल्यू है। पहले तो इस 10,000 की अगर मैं परचेज वैल्यू निकालूं या कॉस्ट निकालूं, ठीक है, तो 10,000 में से 20% अगर मैं लेस करके चलूं, तो मेरे पास 8,000 रुपए की कॉस्ट थी इनकी। इतना समझ में आ रहा है? दैट 8,000 इनकी कॉस्ट रही होगी। Yes, sir. अब 8,000 में से 40% गुड्स मेरे पास वापस आ रहा है 10 अप्रैल को, काउंटिंग हो रही है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को अगर काउंटिंग हो रही है, तो मेरे पास यानी ये वाला स्टॉक था जिस दिन हमने काउंटिंग करी, क्योंकि कस्टमर को बिलिंग 16 अप्रैल को करके चल रहे हो। तो यानी मेरे पास 10 अप्रैल को बेटा क्या ये स्टॉक था, मतलब 15 अप्रैल को ये स्टॉक था या नहीं था जब काउंटिंग हुई है? यस और नो? Yes. तो 8,000 का 40% ये मेरे पास 15 अप्रैल को था, है ना? तो 3200 तो मेरे पास होगा, राइट? अब वो कह रहा है कि कस्टमर के अप्रूविंग द रेस्ट, कस्टमर ने बाकी जो है वो क्या कर दिया? अप्रूव कर दिया। कस्टमर ने बाकी जो है वो क्या कर दिया? अप्रूव कर दिया। अब कस्टमर ने बाकी 3200 तो इंक्लूड हो गया, लेकिन बेटा बस मुझे इतना बताओ, जो बाकी बचा 3,200 इंक्लूडेड है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि ये क्या है? 31 मार्च के स्टेटस की बात करते हैं। दिस इज स्टॉक लाइंग विद द कस्टमर पेंडिंग अप्रूवल। इन्वेंट्री तो मेरी है ना, लाइंग विद द कस्टमर पेंडिंग अप्रूवल। इट शुड बी इंक्लूडेड इन माई इन्वेंट्री टिल इट इज सोल्ड। तो 3200 तो इंक्लूडेड है। अब जो अप्रूव हो गया, पॉइंट आया वहां पर, जो अप्रूव हो गया वो कितने का अप्रूव हुआ? 60%, यानी 8,000 का 60%, 4,800 का Yes. स्टॉक अप्रूव हो गया। यानी जिस दिन काउंटिंग हुई उस दिन ये 4,800 इंक्लूडेड नहीं है, राइट? लेकिन क्या ये मेरा स्टॉक था 31 मार्च को? Yes, 31 मार्च sir. को तो ये मेरा ही स्टॉक था, लेकिन इंक्लूडेड Yes. नहीं है। Yes. तो क्या मुझे इंक्लूड करना चाहिए? तो क्या 4,800 मुझे ऐड कर देना चाहिए? समझ में आ गया? ऑन व्हाट Yes, बेसिस वी sir. आर एडिंग 4,800?
जिनको नहीं पता लगा प्लीज दोबारा पूछ लीजिए, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। आपको इन्वेंट्री टेकिंग क्वेश्चन में ऐसी ट्रांजेक्शन देखने को मिल सकती है। सर इसमें Anyone 32 before अलग था ना? बेटा 32 वाला तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। यस 40% गुड्स उसने 10 अप्रैल को वापस कर दिया, तो जब तुम 15 को काउंट करके चल रहे हो तो इसमें 3200 तो ऑलरेडी आ रहा है। मैं सीधा कह रहा हूं कि अगर ये पेंडिंग अप्रूवल था तो जितना स्टॉक है उसकी जो कॉस्ट है वो मेरी इन्वेंट्री का पार्ट होना चाहिए, यानी 8000 शुड बी पार्ट ऑफ माई इन्वेंट्री। ठीक है, बस ये कस्टमर के पास पड़ा हुआ है गुड्स में। ठीक है, तो स्टॉक लाइन विद द कस्टमर है पेंडिंग अप्रूवल। अब 3200 का सामान अगर वापस आ चुका हुआ है तो 3200 तो मेरा इंक्लूड हो गया। जो बिक गया है, जिसपे अप्रूवल आ चुका हुआ है, वो 31 मार्च को तो मेरी इन्वेंट्री थी, तो 31 मार्च को तो मेरा स्टॉक था बट लाइन विद द कस्टमर। तो उसकी जो अप्रूव्ड हो गया उसकी मैं कॉस्ट को इंक्लूड करके चलूंगा, तो 4800 इंक्लूड हो जाएगा। अगले पॉइंट पे आइए। यस ट्रेडर को 8000 रुपए के गुड्स मिले कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर। ठीक है, 20% के गुड्स कह रहे हैं 31 मार्च तक बिक गए, तो बेटा जो 31 मार्च तक बिक गया वो तो वैसे ही इंक्लूड नहीं होना था। तो 20% अगर बिक गया यानी 1600 तो इंक्लूड वैसे भी नहीं होना था, गया। कह रहे हैं बाकी 50% 15 अप्रैल तक बिक गया, तो 4000 और बिक गया तो ये भी इंक्लूड नहीं होना था। ठीक है, अब बचा कितना? 20 और 50, 70 जा चुका, 30% बचा। 30% की वैल्यू कितनी हो गई? 2400। क्या ये 2400 का सामान जो है क्या इस 50,000 के अंदर इंक्लूड होगा? 2400 का सामान नहीं। इस 50,000 में इंक्लूड होगा? नो लेकिन क्या ये स्टॉक मेरा है? नहीं सर, मैं तो कंसाइनी नहीं। हूं। ट्रेडर को ये गुड्स मिले हुए हैं कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर। ये गुड्स कंसाइनर को बिलोंग करते हैं, मेरे को बस बस बेचने के लिए आ रखे हैं। ठीक है, जो सेल्स होगी वो कंसाइनर की होगी जब थर्ड पार्टी को बिकेगा। तो ये इन्वेंट्री कंसाइनर की है बट लाइन विद द कंसाइनी है, तो ये उसके स्टॉक के अंदर जाना चाहिए ना कि मेरे स्टॉक। तो जो 1600 बिक गया था वो मेरे स्टॉक में नहीं आ रहा, जो 4000 बिक गया था वो भी मेरे स्टॉक में नहीं आ रहा, लेकिन ये 2400 मेरे स्टॉक के अंदर आ रहा है क्योंकि जब काउंटिंग हुई तब तो मेरे पास ये पड़ा था, जबकि ये मेरा स्टॉक होना नहीं चाहिए। तो मुझे इसको क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। माइनस करूंगा तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 50,000 प्लस 32,000 माइनस 5034 प्लस 4800 एंड माइनस 2400। तो आंसर आना चाहिए मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी। 50,000 प्लस 32,000 माइनस 5034 प्लस 4800 माइनस 24, 79366, 79366। ठीक है, समझ आया सभी को? क्लियर है सभी को? यस सर यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीपी दिसंबर 2023 में आया। स्टॉक टेकिंग कह रहे हैं एबीसी स्टोर्स की वॉज कंप्लीटेड बाय 10th ऑफ अप्रैल। देखो यहां पर भी अब स्टॉक काउंट कब हो रहा है? 10 अप्रैल को हो रहा है, यानी बाद में हो रहा है। आपको 31 मार्च का स्टॉक चाहिए होगा। कह रहे हैं वैल्यूएशन शो कर रही है कि 3,35,000 का स्टॉक था एट कॉस्ट ऑन द कंप्लीशन डेट। जिस दिन तुमने काउंटिंग करी बेटा उस दिन स्टॉक कितने का था? 3,35,000 रुपए का स्टॉक था उस दिन। ठीक है, जिस दिन तुमने काउंटिंग करी है बेटा उस दिन स्टॉक कितने का था? 3,35,000 का स्टॉक था उस दिन। अब वो कह रहे हैं आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्टॉक टेकिंग, कह रहे हैं सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वर मेड फॉर द 13,750, प्रॉफिट बेरिंग 33.33% ऑन कॉस्ट। कह रहे हैं अकाउंटिंग ईयर के बाद और स्टॉक काउंटिंग तक कह रहे हैं आपने 13,750 रुपए की सेल्स करी थी, जिसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कितना था? 33.33% ऑन कॉस्ट। तो अगर कॉस्ट मेरी 100 है, ठीक है, प्रॉफिट 33.33 है, तो ऑब्वियसली सेल्स जो है वो 133.33 है। ठीक है, अब यहां पर बेटा मैं आपको ना एक ट्रिक दे रहा हूं। अगर 1/3 ऑन कॉस्ट है ना, वो किसके बराबर होगा? 1/4 ऑन सेल्स के बराबर होगा। अगर 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो वो 1/5 ऑफ सेल्स के बराबर होगा। 1/5 ऑफ अगर कॉस्ट है, चेक कर लीजिएगा, वो 1/6 ऑफ सेल्स के बराबर हो। जिन बच्चों को कंफ्यूजन होती है मैं उनके लिए ट्रिक देके चल रहा हूं। ठीक है, बेसिकली आपने कुछ नहीं करना, एक डिजिट ऐड कर देना। कॉस्ट का 1/3 है, सेल्स का 1/4 होगा, प्रूव कर लो। सर 33.33% जो होता है दैट इज नथिंग बट 1/3 ऑफ कॉस्ट। 100 का 1/3 है।
लेकिन अगर तुम 33.33 बाय 133.33 करते हो तो क्या वो 1/4 के बराबर है? 25% ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? अगर कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25 है, 1/4. तो सेल्स 125 होगा। 25/125 कर लो, वो 1/5 के बराबर है। 25/125 कर लो, 1/5 के बराबर है। ठीक है, गॉट इट। तो अब यहाँ पे 13,750 रुपए की बेटा क्या थी? 13,750 रुपए की आपकी क्या थी? सेल्स थी, और कॉस्ट के ऊपर बोला हुआ था। तो 13,750 डिवाइड बाय 133.33 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं, या ऑल्टरनेटिवली 13,750 में से मैं मार्जिन लेस कर, दोनों से सेम आएगा। तो 13,750 divided by 133.33 multiplied by 100, that makes it 10312। ठीक है, तो 10,312 रुपए आ रहा है बेटा। ठीक है, 10,312.75 आ रहा है, तो 313 कर लो या 312 कर लीजिए। ठीक है, कह रहे हैं परचेज। अब ये जो सेल्स है ये बाद में हुई है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक मेरे पास रहा होगा। परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द स्टॉक अमाउंटिंग टू 18,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 18,000 रुपए का स्टॉक आपने खरीदा था, उसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट हो, तो सीधा सीधा माइनस होगा। ठीक है, तो 16,200 का स्टॉक अगर तुमने खरीदा है इसके बाद, तो माइनस होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक तुम्हारे पास नहीं था। तो 16,200 लेस होना चाहिए। कह रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड द गुड्स वर एडेड टू द स्टॉक ऑफ द मार्कअप प्राइस ऑफ 600 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल रिटर्न। इस पीरियड में कुछ सेल्स रिटर्न हुई, तो 600 रुपए का स्टॉक जो है वो ऐड हुआ था। ठीक है, अब 600 का स्टॉक ऐड हुआ है, सेल प्राइस है, मार्कअप प्राइस का मतलब है इंक्लूडिंग प्रॉफिट है। ठीक है, मार्कअप प्राइस का मतलब क्या है? इंक्लूडिंग प्रॉफिट। तो 600 रुपए के अंदर अगर प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी? सेम मैनर, 133.33 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, तो बेसिकली 3/4, दैट मेक्स इज 450। तो अब ये 450 क्या उल्टा नहीं होना चाहिए? अगर तुम सेल्स को एड बैक कर रहे थे तो ये माइनस होना चाहिए ना। यानी ये स्टॉक मेरे पास नहीं रहा होगा, तो इसको माइनस करेंगे। आफ्टर स्टॉक टेकिंग इट वॉज फाउंड that there was a certain very old slow moving item costing 2250, which should have been taken at 1050 to ensure disposal to an interested customer। 2250 रुपए का एक स्टॉक था इसके अंदर। कह रहे हैं इसको तुम्हें 1050 पे लाना पड़ेगा, तभी जाके वो बिकेगा। तो 2250 में से अगर 1050 माइनस करूंगा, तो मुझे 1200 से इसको गिराना पड़ेगा, तो 1200 माइनस होना चाहिए। बेसिकली कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर वाली चीज चलने वाली है यहाँ पर। Due to the heavy floods, certain good costing 3,100 were received from the supplier beyond the delivery date of the customer। कह रहे हैं कि फ्लड्स के चलते क्या हुआ कि 3,100 रुपए का सामान आपको सप्लायर से ही कब मिला? डिलीवरी डेट से बियॉन्ड। आपने किसी कस्टमर को सामान देना था, जिस दिन सामान देना था आपको ही सामान उससे लेट मिला। इसके चलते कस्टमर कहता मैं नहीं सामान लेता जी। ठीक है, अब आपको इस स्टॉक का सिर्फ 2,500 ही मिल पाएगा, तो 600 रुपए से क्या आपको गिराना पड़ेगा स्टॉक। तो 600 यहां पे माइनस करूंगा, कर लीजिए जरा सॉल्व। 3,35,000 प्लस 10312 माइनस 16,200 माइनस 450 माइनस 1,200 एंड माइनस 600। तो आना चाहिए 326862। तो 3,26,862 आपका ये आना चाहिए। बोलो हो गया? Yes. क्या मुश्किल है? चलिए, अब अगला क्वेश्चन जो है, कह रहे हैं अकाउंट जो है वो 31 मार्च तक बनाते हैं। कह रहे हैं अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस के चलते एक्चुअल स्टॉक जो है वो 10 अप्रैल को लिया गया, और 5 लाख रुपीज हमने निकाला है। जिस तरीके बेटा पहले क्वेश्चन करे हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है। ठीक है, यू विल डू इट ऑन योर ओन। आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अभी करके आए हो, बस वैल्यूज का फर्क है। ठीक है, 2,05,000 इंक्लूडिंग 50,000, 25,170 इंक्लूडिंग 950, सेल रिटर्न वही गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस के ऊपर भेजे, और ये कंसाइनमेंट वाला। ओनली वैल्यू चेंजेस देयर, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो, अगेन वैल्यू चेंजेस। मैं कह रहा हूं नया क्वेश्चन नहीं आता है। आप 8 क्वेश्चन करो, लेकिन वो 8 क्वेश्चन इतने पक्के करके चलो कि वैल्यू चेंज होकर अगर कुछ आ रहा है, वो पॉइंट आ रहा है, तो आपका आना चाहिए सही। देखो, स्टॉक जो है 15 अप्रैल को काउंट करा, कह रहे इस दिन 1,50,000 का था। 1/23 वही परचेज, वही सेल रिटर्न, वही सेल ऑन रिटर्न बेसिस, 4 हफ्ते का टाइम।
कंसाइनमेंट बेसिस 20% ऑन सेल्स। क्या ऊपर ऐसा क्वेश्चन करके नहीं आए अभी हम? Yes. चलिए दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं सबमरीन लिमिटेड हैज कीप्स नो स्टॉक रिकॉर्ड बट अ फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इज मेड हाफ ईयरली। कह रहे हैं हम स्टॉक का रिकॉर्ड तो नहीं रखते, ठीक है, कह रहे हैं लेकिन फिजिकल इन्वेंट्री जो है वो स्टॉक की जरूर रखी जाती है, वो भी कैसे, हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर। कह रहे हैं फिजिकल इन्वेंट्री जो है वो रख लेते हैं। ओके, अब आगे वो क्या बोल रहा है, द कंपनीज ईयर एंड ऑन द 31 मार्च। कह रहे हैं 31 मार्च को जो है वो स्टॉक क्या करा जाता है, रखा जाता है, एंड होता है। एंड अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड अप टू दैट डेट। कह रहे हैं अकाउंट्स बनाए गए हैं उस दिन तक। कह रहे हैं स्टॉक वैल्यूएशन जो है 31 मार्च 2021 को हाउ एवर वॉज मिसलीडिंग। कह रहे हैं जब तुमने 31 मार्च 2021 को जो स्टॉक काउंटिंग करी थी, या जो स्टॉक की वैल्यूएशन करी है, कह रहे हैं वो ना मिसलीडिंग है। एंड आपको एडवाइस करा गया है कि आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालो 31 मार्च की विद द स्टॉक फिगर एज ऑन 30 सितंबर। और आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, कह रहे हैं जो स्टॉक फिगर 30 सितंबर का था उसको बेस के ऊपर आप क्या करके चलो, वैल्यूएशन जो है आप करके चलिए। आपको कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ स्टॉक जो है 30 सितंबर को कितने का था, शीट के अकॉर्डिंग 2,40,000 रुपए का बेटा स्टॉक था। 2,40,000 रुपए का स्टॉक मेरे पास था। कह रहे हैं 30 सितंबर को आपको कुछ ये डिस्क्रिपेंसीज मिली थी स्टॉक शीट के अकॉर्डिंग। क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज मिली? कह रहे हैं एक पेज का टोटल 15,000 जो था वो गलती से समरी शीट के ऊपर कैरी कितना हो गया, 16,000 में। अगर 15,000 की जगह 16,000 चला गया तो यानी 1,000 रुपए का स्टॉक ज्यादा आ रहा है। तो ये जो 1,000 रुपए का स्टॉक ज्यादा आ रहा है, क्या मुझे 1,000 को कम नहीं करना चाहिए? क्या मुझे 1,000 को कम करना चाहिए? यानी ओवरकास्टिंग हो गई है ये, राइट। अब वो कह Yes. रहे हैं कि जो टोटल है एक पेज का, वो क्या हुआ है, अंडरकास्ट हुआ है। कितने से अंडरकास्ट हुआ है, 600 रुपए से। टोटल जो है एक पेज का अंडरकास्ट हुआ है, वो भी कितने से अंडरकास्ट हो रहा है, 600 रुपए से बेटा अंडरकास्ट जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा बताओ जरा। अगर 600 रुपीज से अंडरकास्ट हुआ है तो स्टॉक कम आ रहा है 600 से, तो 600 क्या मुझे Add ऐड back. कर देना चाहिए। Invoice of the purchase entered in the purchase book during the quarter from October 20 to March 21 total 2,10,000। कह रहे हैं जो इनवॉइसेज हैं, जो ऑफ द परचेज, जो परचेज डे बुक के अंदर उन्होंने एंटर करे हुए हैं, वो इस क्वार्टर में 2,10,000 के एंटर करे हुए हैं इनमें, इस टाइम पीरियड में। कह रहे हैं इसमें से 9,000 रुपए के जो गुड्स हैं रिसीव्ड प्रायर टू 30 सितंबर। इसमें से 9,000 का गुड्स तो आपको पहले ही मिल गया था, ठीक है। और इनवॉइसेज जो अप्रैल के अंदर एंटर करे हैं रिलेटेड टू द गुड्स रिसीव्ड इन मार्च टोटल टू 12,000। तो बेटा सीधी सी बात है, इस 9,000 और 12,000 का कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या करना है वो सोचते हैं। सर 2,10,000 रुपए के परचेज जो है वो इस टाइम पीरियड के हैं, तो 2,10,000 तो डेफिनेटली ऐड होना चाहिए क्योंकि 31 मार्च के स्टॉक पे जा रहे हैं। लेकिन इसमें से 9,000 के की गुड्स जो हैं, ठीक है, आउट ऑफ दिस 9,000 रिलेटेड टू गुड्स रिसीव प्रायर टू 30 सितंबर। अगर 9,000 रुपए का सामान पहले ही मिल गया था तो वो 240 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। तो 240 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो माइनस होना चाहिए। उसके अलावा मार्च के अंदर तुम्हें 12,000 रुपए के गुड्स मिल गए थे, लेकिन इसकी इनवॉइसिंग कब हो रही है, अप्रैल में। तो ये जो 12,000 रुपए का सामान तुम्हें मिल चुका हुआ है, क्या मुझे ऐड करना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक तुम्हारे पास 31 मार्च को होगा। तो 2,10,000 में से 9,000 लेस किया, 12,000 ऐड किया, तो 2,13,000 जो है अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सेल इनवॉइस टू कस्टमर टोटल 270। कह रहे हैं तुमने 2,70,000 रुपए की सेल करी है इस टाइम पीरियड में। कह रहे हैं जिसमें से 15,000 के गुड्स तो तुमने 30 सितंबर से पहले ही भेज दिए थे। अगर 15,000 के गुड्स पहले ही भेज दिए थे वो तो पहले ही माइनस हो रखा है। 15,000 के गुड्स अगर तुमने पहले भेज दिए थे वो तो आएगा ही नहीं ना, 30 सितंबर में जब काउंटिंग करी होगी वो स्टॉक होगा ही नहीं। तो 15,000 तो है वो माइनस करना चाहिए 270 में से, ठीक है। कहने गुड्स जो डिस्पैच कर दिए कस्टमर को 31 मार्च से पहले, बट इनवॉइसिंग 12,000 की करी है अप्रैल में जाके। तुमने गुड्स जब पहले ही भेज दिए तो ये 12,000 का स्टॉक भी तो नहीं होगा तुम्हारे पास। जो गुड्स डिस्पैच कर दिए कस्टमर को 31 मार्च को, ठीक है, बट इनवॉइसिंग कब करी, अप्रैल में जाके, यानी ये 12,000 का स्टॉक है तो 31 मार्च का ना। सोच के देखिएगा, मतलब ये 15,000 जो है ये तुमने 30 सितंबर से पहले भेज दी। तो जो 30 सितंबर से पहले भेज दिया वो तो तुम्हारे पास ऊपर नहीं आ रहा। लेकिन ये जो 31 मार्च से पहले तुमने गुड डिस्पैच कर दिए, वो 31 मार्च को स्टॉक तुम्हारा था जब इनवॉइसिंग अप्रैल में जाके करी है। तो 12,000 को मुझे क्या करना चाहिए, क्या एड बैक करना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक मेरा है, इस 270 में नहीं आ रहा क्योंकि इनवॉइसिंग कब हुई है,
बाद में हुई है। ठीक है, तो 270 में से 15 माइनस किया, क्यों? क्योंकि ये स्टॉक जो है पहले भेज चुके थे, और 31 मार्च से पहले जो स्टॉक भेज दिया था वो एड बैक किया, तो टोटल आपके पास कितना आ गया? टोटल आ गया 267। लेकिन ये जो 267 है ये तो सेल वैल्यू है, इसके अंदर से मेरे को तो माइनस करना चाहिए प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि मैं तो कॉस्ट कंसीडर करके चलूंगा। तो 267 के अंदर अगर मैं प्रॉफिट लेस करके चलूं, प्रॉफिट कितना है मुझे बताएगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पक्का। ठीक है, कहीं बोला था ऊपर को, ऊपर बोला था क्या कोई? 25% on cost. नहीं बोला। 25%। ठीक है, नीचे बोला है 25%। 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट बोल दिया, यानी 1/5 ऑफ कॉस्ट हो गया, तो 1/6 ऑफ सेल्स हो गया। तो सीधा 2,67,000 का मैं क्या कर दूं? ये तो सेल वैल्यू थी, तो 1/6 भी करके चल सकता हूँ। ठीक है, 25% ऑफ कॉस्ट है, 1/4 ऑफ कॉस्ट हो गया, तो 1/5 ऑफ सेल्स हो गया, 1/5 कर सकता हूँ। 2,67,000 इंटू 1/5, 53,400। तो 53,400 मुझे क्या करना चाहिए, इसमें माइनस करना चाहिए। नाउ 2,67,000 में से 53,400 बेटा माइनस करूंगा तो ये आता है 2,13,600 रुपए। ये मुझे नेट में क्या करना चाहिए बेटा, माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि ये मेरा स्टॉक जो है बिका है इस टाइम पीरियड। ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर, credit notes of the invoice value 3,000 has been issued to customer in respect of the goods returned during the period। क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है? पहले क्रेडिट नोट का मतलब क्या हो गया? सेल रिटर्न हो गया। जब आप सेल करते हो तो कस्टमर को डेबिट करते हो। ठीक है, अब आप क्रेडिट कर रहे हो, क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो, तो इट मीन इट गोइंग टू बी सेल रिटर्न। सेल रिटर्न इनवॉइस वैल्यू कितनी है? 3,000। ठीक है, अब गेन प्रॉफिट मार्जिन तो 1/5 वाला ही है, तो 600 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2,400 रुपए। अब ये जो 2,400 जो सेल रिटर्न है ये ऐड होना चाहिए, तो 2,400 ऐड करेंगे। कर दीजिए बस टोटल। अब 2,40,000 माइनस करूंगा 1,000, प्लस करूंगा 600, प्लस करूंगा 2,13,000, माइनस करूंगा 2,13,600, प्लस करेंगे 2,400। आंसर आना चाहिए 2,414। तो 2,41,400 जो है बेटा आपका आंसर आ जाना चाहिए। चेक कर लीजिए, 2,41,400 रुपये आपका आंसर आ। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो उन्होंने एक नोट दिया है, एक बार ये नोट पढ़ के देख लेते हैं क्या कहता है आपका इंस्टीट्यूट। कह रहे हैं इन द अबव सॉल्यूशन ट्रांसफर ऑफ द ओनर इज एज्यूम टू बी टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। कह रहे हैं हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ओनरशिप ट्रांसफर हुई है वो डिलीवरी ऑफ गुड्स के टाइम पे हुई है। कह रहे हैं इफ इट इज एज्यूम ओनरशिप टेक्स प्लेस ऑन द डेट ऑफ इनवॉइस। कह रहे हैं अगर तुम ये कहते हो कि ओनरशिप इनवॉइस वाले दिन नहीं हो रही, तो जो 1,20,000 रुपए के गुड्स डिलीवर्ड हुए हैं मार्च 2021 के अंदर, ठीक है, मार्च 2021 में जो 1,20,000 रुपए के गुड्स डिलीवर्ड हुए हैं, 1,20,000 तो कहीं नहीं है, नोट ही गलत लिख के बैठे हैं। फॉर विच द इनवॉइस वॉज रेज्ड इन अप्रैल 21, तो यहाँ पे बेटा 12,000 होना चाहिए। 12,000 रुपए के गुड्स जो डिलीवर हुए हैं मार्च 2021 में, फॉर विच द इनवॉइस वॉज रेज्ड इन अप्रैल वुड बी ट्रीटेड एज परचेज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 2021। तो कह रहे हैं उसको कौन से अकाउंटिंग ईयर की परचेज मानेंगे? 20-21 की उसको परचेज मान के चलेंगे। ठीक है, कह रहे हैं उसको 20-21 की आप परचेज मानोगे, एंड वुड बी ट्रीटेड एज परचेज ऑफ अकाउंटिंग ईयर 21 एंड दस एक्सक्लूडेड। सिमिलरली कह रहे हैं जो गुड डिस्पैच करे हैं वो एक्सक्लूड करके चलोगे, उसको 20-21 की सेल्स मानो। तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा जम्पशन के बेस के ऊपर। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन भी है, वो ऑलरेडी कवर्ड कि अकाउंटिंग ईयर के बाद कह रहे हैं सेल्स कितने की हुई थी, प्रॉफिट मार्जिन इतना था, परचेज नेक्स्ट ईयर इतनी थी, ट्रेड डिस्काउंट वाला पॉइंट, मार्कअप वाला पॉइंट। ठीक है, फिर अर्ली डिस्पोजल करने को स्लो मूविंग स्टॉक वाला पॉइंट, फिर लेट डिलीवरी रिसीव हुई थी। ठीक है, वही पॉइंट्स आ रहे हैं बेटा, रिपीटेड पॉइंट। ठीक है, कोई क्वेश्चन उठा के देख लेना, रिपीटेड पॉइंट आएंगे। परचेज इन्वेंट्री टेकिंग के अंदर मोर और लेस सब जितने क्वेश्चन है वो सारे ही इस कैटेगरी के आपके चल रहे हैं, लगभग सारे क्वेश्चन आपके इस कैटेगरी के चल रहे हैं। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन मैं जरूर लेना चाहूंगा, पास पेपर सितंबर 2024 का क्वेश्चन। वाई? बिकॉज इन दिस क्वेश्चन उन्होंने आपको कह रहे हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन इस बार कब हुई है बेटा? 23 जून को जाकर हुई है। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन 23 जून को जाकर हुई और आपको अब उसने पूछा क्या है, कह रहे हैं 30 जून का स्टॉक चाहिए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया, क्योंकि अब तक हमने जितने स्टॉक क्वेश्चन करे थे उसके अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन जिस दिन का स्टॉक चाहिए था उसके बाद हो रही थी। ये पहला क्वेश्चन आया है जिसके अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन पहले हो गई। कह रहे हैं इस दिन स्टॉक कितने का था? 480 का था। बस सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। 23 जून को तुम्हें पता है स्टॉक कितना है, तुम्हें 30 जून का स्टॉक चाहिए। कह रहे हैं आउट ऑफ द गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट,
गुड्स एट कॉस्ट ऑफ 24,000 वर अनसोल्ड। तुमने कुछ गुड्स जो है कंसाइनमेंट के ऊपर भेजे होंगे। कह रहे हैं इसमें से 24,000 के गुड्स जो है वो अनसोल्ड है। ठीक है, यानी ये स्टॉक तुम्हारा है, तुम्हें बिलोंग करता है। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हुई है 23 जून से 30 जून के बीच। ये स्टॉक तुम्हारा है, तुम्हें बिलोंग करता है। अगर ये स्टॉक तुम्हारा है और तुम्हें बिलोंग करता है तो क्या 24,000 मुझे ऐड नहीं कर देना चाहिए? तो 24,000 शुड बी एडिड। 24,000 शुड बी एडिड। कह रहे हैं 40,000 रुपए की परचेज करी थी, आउट ऑफ विच 16,000 के गुड्स जो हैं वो डिलीवर हुए हैं 5 जुलाई को जाकर। तुमने 40,000 रुपए की परचेज करी, उसमें 16,000 के गुड्स जो हैं वो कब हुए? डिलीवर 5 जुलाई को। तो 40,000 क्या मेरा ऐड होना चाहिए? क्या यहाँ पर मुझे 40,000 ऐड करना चाहिए क्या? कितना ऐड करना चाहिए यहाँ पे? इस टाइम 24 पीरियड में तुमने बेटा 40,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं, जिसमें से 16,000 के गुड्स अभी भी इन ट्रांजिट है। तो जो 16,000 के गुड्स इन ट्रांजिट है उसका क्या करूंगा बोलो? वो तो नहीं है क्वेश्चन। बोलो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे बच्चों? 40,000 के गुड्स आपने खरीदे। ठीक है, कब खरीदे होंगे ये? 23 से 30 जून के बीच, जिसमें से 16,000 के गुड्स तुम कह रहे हो अभी भी क्या है? इन ट्रांजिट है। तो चलिए ट्वेंटी लेस हो जाएगी। थाउजेंड भी इंक्लूड होना चाहिए और इन ट्रांजिट वाला भी इंक्लूड होना चाहिए, बस अलग अलग दिखाऊंगा। जो गुड्स मिल गए वो भी इंक्लूड होंगे और इन ट्रांजिट भी इंक्लूड होंगे। सेल्स वर 1,36,000 विच इंक्लूड्स गुड वर्थ 32,000 सेंट ऑन अप्रूवल। कह रहे हैं कि सेल्स जो है वो कितने की थी जी? 1,36 की सेल थी, जिसमें से कह रहे हैं 32,000 रुपए के जो गुड्स थे वो अप्रूवल बेसिस के ऊपर थे। अब उस 32,000 में हाफ ऑफ द गुड्स वर रिटर्न बिफोर 30th जून, बट नो इंफॉर्मेशन इज रिमेन अवेलेबल रिगार्डिंग द रिमेनिंग गुड्स। अब बाकी के बारे में कह रहे हैं इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो सर इस क्वेश्चन को किस तरीके से करा जाए? हाँ जी, क्या कहते हो सर? क्यों पेपर ना मेरे नहीं है, जस्ट रिमाइंडर, पेपर आप लोगों के हैं। तो जब तक कोशिश नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे कि ट्रीटमेंट क्या होगा, सिर्फ सुन रहे हैं अगर, तो तभी ऐसे सेशन का फायदा नहीं। 1,36,000 रुपए की तुमने सेल्स करी है, जिसमें से 32,000 की सेल्स अप्रूवल वाली है। मीन्स ये जो 32,000 है इसको पहली बात तो सेल्स की तरह इंक्लूड ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1,36 में से 36 को तो पहले ही जरा अलग करके चलो, अब 32 को अलग करके चलो। 1,04,000 की आप मान के चलिए आपने सेल्स करी है इसके। अब उसमें से कह रहा है लेकिन हाफ ऑफ द गुड्स वर सोल्ड। तो 136 में दो बाइफर्केशन हो गई, एक 32,000 की हो गई, एक 1,04,000 की हो गई। ये तो बिके हैं, इस 32 में 16 बिके हैं। तो टोटल जो गुड्स बिके हैं वो 120 के बिके। 1,20,000 के आपके गुड्स बिके हैं। अब 1,20,000 तो क्या है? सेल सेल प्राइस। वैल्यू है। सेल। Yes. 1,20,000 जो है वो सेल वैल्यू है। यस सर। Yes, sir. बट नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिमेनिंग गुड्स। तो जिन गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है उनका क्या करें? लेस कर दो। बेटा आपको बोला हुआ था सेल्स जो है वो 1,36,000 रुपए की है, जिसमें से 32,000 जो है। ठीक है, ध्यान देंगे सारे बच्चे जो जो इस टाइम पे लाइव लगा के चल रहे हैं और आंसर्स नहीं दिए आप लोगों ने, क्या कंफ्यूजन हुआ है इस पॉइंट के अंदर? आप लोगों को यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। 1,36,000 रुपए है, 1,36,000 रुपए की सेल्स के अंदर कह रहे हैं 32,000 रुपए की सेल्स तो वो है जो अप्रूवल बेसिस के ऊपर थी। तो बाकी सेल्स कितनी रह गई? सर बाकी सेल्स रह गई होगी 1,04,000 की। अब इस 32,000 में से भी बोल दिया कि हाफ ऑफ द गुड्स जो है वो बिक गए। तो इसमें 16,000 अनसोल्ड है। तो पहले जो तो इस 16,000 अनसोल्ड की बात कर ले।
तो ये जो गुड्स हैं जो अनसोल्ड रह गए, ठीक है, इसकी जो कॉस्ट है वो एक्चुअल मेरा स्टॉक है। तो 16,000 के अंदर कॉस्ट एलिमेंट कितना है बस? सर 16,000 के अंदर कॉस्ट एलिमेंट की बात करके चलूं तो आप गुड्स बेचते हो कॉस्ट प्लस 25% में, तो ये 125 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मेरे को तो 100 की वैल्यू चाहिए, तो 16,000 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मेक्स इट 12,800। तो 12,800 तो ऐड हो जाना चाहिए, ये वाला, ये 12,800 ऐड हो जाना चाहिए। अब ये जो 16,000 है और ये जो 1,04,000 है, इसके अंदर एक स्पेशल पॉइंट है। इसके अंदर बेसिकली आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी पड़ेगी। वाई? क्योंकि अगर आप ध्यान दो, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 24,000 रुपए के गुड्स ऐसे हैं जो 12,000 में बिके। मतलब इसमें ये हुआ कि इस 1,04,000 के अंदर भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दो हिस्से हो गए, ठीक है। इसकी कॉस्ट तो 12,800 ही है, सेम ही होगी। ये 80,000 एक हो गया और 24,000 एक हो गया। 80,000 वाला जो है उसकी कॉस्ट कितनी रही होगी? 80,000 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100 मेक्स इट 64,000। ठीक है। अब ये जो 24,000 है ये बिका कितने में है? ठीक है, 12,000 में बिका है। सर अगर आपने ये कर दिया पेपर में तो आप गड़बड़ करके आ गए। उसने आपको बोला है कि गुड कॉस्टिंग 24,000 हैज बीन सोल्ड फॉर 12,000। अरे नमूनो 80 और 24 मत कर देना। यहां पर क्या हुआ, 1,04,000 का ये तो ओके हो गया, 12,800 कॉस्ट। लेकिन यहां पर 1,04,000 में अगर कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसकी कॉस्ट 24 थी लेकिन 12 में बिके हैं, तो 1,04 में तो 12 ही होगा ना, तो बाकी तो 92,000 होगा। अब इस 12 की कॉस्ट कितनी है? 24,000। और ये जो 12,800 और 92,000 है इनका टोटल हो गया 1,04,800 रुपए। इस 1,04,800 की कॉस्ट कितनी है बस? डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाता है 83,840। तो 83,840 इनकी कॉस्ट आ रही है मेरे पास। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? सर एक बार दोबारा बताना है पॉइंट। ये वाला पॉइंट दोबारा रिपीट करके चल रहा हूँ, प्लीज ध्यान देंगे सारे बच्चे। 1,36,000 रुपए की बेटा टोटल सेल्स थी। इस 1,36 के अंदर कह रहे हैं 32,000 जो है वो किसके ऊपर थे? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के ऊपर थे। यानी बाकी सेल्स कितने की हो गई? 1,04,000 की सेल्स हो गई। इस 32,000 में से भी क्या हुआ कि 16,000 रुपए की सेल्स जो थी वो क्या हो गई? हाफ ऑफ दिस गुड्स वर रिटर्न बट नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द रिमेन। तो 16,000 जो है वो तो अनसोल्ड हो गए। जो 16,000 अनसोल्ड हो गए मुझे बस उसकी कॉस्ट बता दो कितनी होगी। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100 बटा 125, दैट इज 12,800। तो ये 12,000 जो है वो ऐड होना चाहिए मेरी इन्वेंट्री के अंदर। अगर तुम अब तक देखो जो मैंने क्या करा था क्वेश्चन में, 4,80,000 रुपए का स्टॉक, फिर मैंने कहा था ये 24,000 वाला जो कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर भेजा उसको ऐड किया था। फिर जो परचेज थी ड्यूरिंग द ईयर 24,000 हमने वो ऐड करी थी, और जीआईटी ऐड करा था जो मिला नहीं था। ये 12,800 हमने ऐड कर दिया, कौन से वाला? जो कॉस्ट ऑफ गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस है, अनसोल्ड वाला, बेसिकली ये आपका ऐड हो गया। ठीक है, 12,800 रिटर्न हो चुका है ना बच्चों, तो ये ऐड हो गया। यस यस। सर। अब यहाँ पर जो बचा ये 16,000, और यहां पर कितना बचा? 1,04,000। बस मुझे टोटल बता दो, टोटल कितना हो गया? क्या टोटल 1,20 हो गया? यस सर। मैं तुमसे बस यस। नॉर्मल सेल्स की वैल्यू पूछना चाह रहा हूँ। क्या इस 1,20 के अंदर मैं कह सकता हूं कि 12,000 एबनॉर्मल सेल्स हैं? ये तो सेल वैल्यू है ना, यस तो सर। ये 12,000 एबनॉर्मल सेल्स है। यस और सर। एक यस। लाख आठ हजार मैं कह सकता हूँ नॉर्मल सेल्स है। ऐसे समझ लीजिए। अब 1,08,000 अगर नॉर्मल सेल्स है, तो इस 1,08,000 में मेरा कॉस्ट कितना होगा? बस मुझे इतना बताओ।
1,08,000 डिवाइड बाय 125 बटा 100, 86,400. 86,400. 86,400. 86,400 जो है वो इसकी कॉस्ट होनी चाहिए, और इस 12,000 की कॉस्ट मुझे पता ही है 24,000, तो 24,000 प्लस 86,400 टोटल आ गया 1,10,400। तो 1,10,400 जो क्या है लेस होना चाहिए, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया। तो मेरा स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई? 446,400। समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएंगे सारे बच्चे, मार्क कर लेना इसको इंपॉर्टेंट। और इस बार पेपर में मुझे लग रहा है आपको ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ राम शोड नेट प्रॉफिट ऑफ 577 आफ्टर कंसीडरिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 255। बेटा 5,75,000 रुपए का कह रहे हैं नेट प्रॉफिट है, किसके बाद? 255 के स्टॉक के बाद। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स। कह रहे हैं परचेज के अंदर 10,500 रुपए पेड करे गए थे, इंक्लूड करे गए हैं, जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के लिए पे करे गए थे। राम ने स्टॉक दिया था 25,000 रुपए का एज फ्री सैंपल, जिसके लिए कोई एंट्री नहीं करी गई है। इनवॉइसेस जो है 1,85,000 के एंटर करे गए हैं 29 मार्च को, बट स्टॉक के अंदर इंक्लूड नहीं करा। सेल्स जो है वो 2,05,000 रुपए की करी थी 27 मार्च को, डिस्पैच कर दिए थे, बट अप्रैल में जाके सेल्स में इंक्लूड करा है। गुड्स 55,000 रुपए के सेल ऑन रिटर्न बेसिस के ऊपर भेजे थे मार्च में, 33.1/3% ऑन कॉस्ट का मार्जिन था। अप्रूवल अप्रैल में आया, लेकिन मार्च की सेल्स में कंसीडर करा हुआ है। कह रहे हैं आपको स्टॉक की वैल्यू बतानी है और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालना है। बेटा ये जो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालना है ना, इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिकली रेक्टिफिकेशन और किसका मिक्स क्वेश्चन हो गया आपका? इन्वेंट्री का। मेरा नेट प्रॉफिट है कितना? मेरा 5,75,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी है। ठीक है, वो कह रहा है कि परचेज आपने करा था 10,500 का। ठीक है, पेड फॉर द परचेज के अंदर 10,500 इंक्लूडेड है इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के। बेटा बस मुझे इतना बताना, क्या इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स डेबिट होना चाहिए था? Yes, sir. क्या Yes, इलेक्ट्रिकल sir. फिटिंग्स Yes, sir. डेबिट होना चाहिए था? और ये आपको एरर सब्सिक्वेंटली पता लगे तो रेक्टिफिकेशन में तो पढ़ रखा है कि फाइनल अकाउंट्स के बाद अगर गलतियां पता लगती हैं तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं हम। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स डेबिट होना चाहिए था, डेबिट नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसको डेबिट करूंगा। और अगर परचेज के अंदर वो जा रहा है, सीधी सी बात है, परचेज की वजह से प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा होगा, तो प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, तो प्रॉफिट वैसे ही क्रेडिट होना चाहिए। तो प्री एंड एडजस्टमेंट क्रेडिट होना चाहिए। तो 10,500 इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का क्या यहाँ आना चाहिए? Yes, sir. राम ने क्या करा? गुड्स दिए हैं 25,000 रुपए के फ्री सैंपल, जिसके लिए कोई एंट्री नहीं करी। तो अगर एंट्री करते, तो अगर वैसे आप एंट्री सोचो तो फ्री सैंपल टू Free sample to परचेज, purchase. है ना? यानी परचेज में से कम होना चाहिए था और फ्री Yes, सैंपल sir. आना चाहिए था। अब परचेज अगर मैं कम करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, परचेज कम करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो 25,000 यहाँ पे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? Yes, sir. Yes. Yes. ऑन अदर हैंड, फ्री सैंपल के लिए जब यूज करूंगा तो स्टॉक कम भी तो होगा। फ्री सैंपल के लिए यूज करूंगा तो प्रॉफिट भी तो कम होगा, क्योंकि सीधी सी बात है यहां पर क्या हो रहा है, एक तरफ ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि आपने परचेज में से अगर मान लो घटाया तो परचेज कम हो गई, परचेज कम हुई तो जीपी बढ़ेगा। लेकिन ऑन अदर हैंड जब आप तुम फ्री सैंपल को P&L में लिखोगे तो नेट प्रॉफिट भी तो कम होगा। तो इसका अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? 25,000 से प्रॉफिट कम हो रहा है, 25,000 से प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो नेट इंपैक्ट तो जीरो है। लेकिन दिखाने के लिए 25,000 डेबिट में करना पड़ेगा फिर फ्री सैंपल के नाम का, एडवर्टीजमेंट के नाम पर। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. वॉइसेस 1,85,000 के एंटर करके बैठे हो 29 मार्च को, लेकिन स्टॉक के अंदर इंक्लूड नहीं करा हुआ। ठीक है, गुड्स खरीदे हैं, स्टॉक में इंक्लूड नहीं करके बैठे। स्टॉक बढ़ाओगे तो 185 से स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा।
और 2,55,000 रुपए का स्टॉक तुम्हारे पास था, इस 255 में भी तो 185 नहीं आ रहा होगा, तो 185 ऐड होना चाहिए। यस सर। सेल्स जो है वो 2,05,000 रुपए की डिस्पैच होगी 27 मार्च को, बट कह रहे हैं ये अप्रैल की सेल्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर 2,05,000 रुपए का गुड्स अगर तुम भेज चुके हो, ठीक है, लेकिन डिस्पैच कर दिया 27 मार्च को, बट सेल्स के अंदर इंक्लूड करे अप्रैल 22 में, तो मुझे बस इतना बताओ, सेल्स के चलते क्या प्रॉफिट बढ़ता है? Yes, तो sir. तुमने अप्रैल में इंक्लूड करा हुआ है उसको, लेकिन सेल्स तो मार्च में ही कर दी थी। तो क्या Yes, sir. 2,05,000 के चलते तुम्हें ये बढ़ा के चलना चाहिए? Yes, sir. लेकिन Yes. सीधी सी बात है, अब ये जो स्टॉक है, इसका बेसिकली क्या हो गया, स्टॉक जो है उसका इंपैक्ट लेना पड़ेगा। ये 2,05,000 रुपये बढ़ा के चलोगे ना, सेल्स तुमने कर दी बेटा 27 मार्च को कर दी, अप्रैल में इंक्लूड करके बैठे हो, तो सेल्स अगर दिखाओगे तो सीधी सी बात है प्रॉफिट बढ़ेगा 2,5 से। क्लियर होता है? यस Yes, सर। sir. Yes. अब आ जाओ 55,000 वाले के ऊपर। कह रहे हैं 55,000 के गुड्स की जो कॉस्ट थी, वो सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजे थे मार्च में, 33.13% ऑन कॉस्ट पे। तो 55,000 के ऊपर अगर तुम 1/3 ऐड करोगे, यानी 33.33% ऐड करोगे, तो ये आ जाता है 73331 आ जाता है। ठीक है, 733 1.5, तो 73332 कर देता है, 73332 आ रहा है ये। ठीक है, कह रहे हैं अप्रूवल मिला था अप्रैल में जाके, आपने इसको गलती से सेल्स में इंक्लूड कर लिया। तुमने अगर इसको सेल्स में इंक्लूड कर लिया तो मुझे सेल्स कम करना चाहिए। सेल्स कम करना चाहिए, तो यहाँ पर सेल्स कम करूंगा तो प्रॉफिट कम होगा, तो पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट में आ जाएगा। बट ऑन द Yes. अदर हैंड ये गुड्स के अंदर ऐड हो जाएगा, गुड्स लाइन विद द कस्टमर पेंडिंग अप्रूवल। तो 55,000 पे अगर गुड्स के अंदर इंक्लूड करके चलूंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और 55,000 रुपये जो है वो यहाँ पर भी ऐड होगा। तो अब यहाँ पर जो भी मेरा रिवाइज फिगर आ रहा होगा, क्या वो और कुछ नहीं, क्या वो मेरा रिवाइज प्रॉफिट है, एडजस्टेड प्रॉफिट है, और इन तीनों का टोटल कर दूं, वो मेरा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। वो इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। सर 255 185 55 495, यहाँ चेक कर लीजिए। 575 इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, 3 सैंपल स्टॉक जो इंक्लूड नहीं करा हुआ, सेल्स जो मार्च की थी रॉन्गली इंक्लूडेड इन अप्रैल सेल्स, 55,000 रुपए का स्टॉक जो अप्रूवल बेसिस पे था, स्टॉक में इंक्लूडेड नहीं था, ये सेल वाली वैल्यू, ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा, और ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब बेटा आपके पेपर में जो एक क्वेश्चन आया था पिछली अटेम्प्ट के अंदर, जनवरी अटेम्प्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया था, एमआई में था ये क्वेश्चन। आ जाओ जरा इस वाले क्वेश्चन के, 24वें, जनवरी 25 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने में नॉर्मल क्वेश्चन लगता है कि भाई तुम्हें क्या करना है, इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है वेटेड एवरेज ऑफ फीफो से। तो क्वेश्चन में देखा जाए कुछ है नहीं, बट ट्विस्ट कहाँ खेल गया। कहता है जब जब तुम खरीदते हो, एवरी परचेज के ऊपर 300 रुपए का फ्रेट का खर्चा होता है, 150 का अनलोडिंग का खर्चा होता है, उसके अलावा वेयर हाउसिंग का रेंट 2,000 का है, और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा 1,500 का है। तो ये तो मेरे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होता, लेकिन जो खर्चा आपने इनकर करा है इन्वेंट्री को अपनी लोकेशन पे लाने के लिए, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट होता है। तो 300 भी इंक्लूड होना चाहिए, 150 भी इंक्लूड होना चाहिए हर एक परचेज में। तो अगर मैं बात करके चलूं ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ओके हो गया, 100 × 15 कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जब तुमने यहाँ पे सामान खरीदा 300 × 18, तो तुम्हें 300 × 18 54 का स्टॉक तो पड़ा ही पड़ा है। उसके अलावा तुमने 300 रुपये फ्रेट का दिया होगा, और अनलोडिंग का 150 रुपये दिया, तो टोटल में बेटा 5850 का खर्चा होगा। ठीक है, सॉरी 5850 का खर्चा होगा। तो 5850 को 300 से डिवाइड कर दो, 19.5। 19.5 आया। तो जब मुझे इस एंट्री को रिकॉर्ड करना है ना, आई विल नॉट टेक द रेट 18, आई विल टेक द रेट 19.5, बस ये पॉइंट था। सिमिलरली 16 मई को जो है, मैं क्या कहूंगा, 500 इंटू 21 हो गया 10,500। यहां पर भी 300 का खर्चा एक हुआ, 150 का खर्चा एक हुआ, टोटल में 10,950 का खर्चा हुआ। दिस इज फॉर द 500 क्वांटिटी। तो 10,950 डिवाइडेड बाय 500 मेक्स 21.9।
21.9, कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पर रेट 21.9 का लेना था, बस ये पॉइंट था। बाकी जैसे आप बनाते हो बिल्कुल उस तरीके से चलो, ओनली दिस वाज द पॉइंट। तो जो मैंने कंसेप्ट करवाया हुआ इन्वेंट्री का चैप्टर कराते टाइम, वो ये टेस्ट कर गया। दैट्स इट बेटा, दिस वाज योर इन्वेंट्री चैप्टर फ्रॉम माय साइड। अब भी अगर किसी बच्चे के कोई डाउट्स रहेंगे इन्वेंट्री में, तो इंडिविजुअल लेवल पे आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्लास इज ओवर फ्रॉम माय साइड फॉर इन्वेंट्री, ठीक है। किसी बच्चे का कोई डाउट है प्लीज पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। मैंने जो क्वेश्चन करवाए, अदर देन दैट आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है यहाँ पे आप करके चल सकते हैं। तो क्लास बेटा यहाँ तक थी।